बाजार के इस समय बाजार को वे कर लेते हैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव से, कैसा स्टैकअप हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बाजार में क्या अच्छा क्या खराब, हाँ, ये डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं क्या अच्छा है, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। बाजार में अच्छा क्या है कि सरकार और आरबीआई एक डबल इंजन अब एक्टिव हो गया। आई थिंक सबको रियलाइज़ हो गया कि कुछ करना पड़ेगा, वरना एक तो स्लो डाउन का इम्पैक्ट दिखेगा, दूसरा ग्लोबली भी देखिए सबको हर्ट करेगा ये कि ग्लोबली सिर्फ हमारी बाजार गिर रही है, बाकी सारी मार्केट चल रही हैं। तो इसके लिए और इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर दीजिए, अगले 9 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं है। आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद सीधा बिहार का इलेक्शन आएगा, तो 9 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं है, तो जो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है जो पिछले 3-4 महीने में था कि ये इलेक्शन था, वो इलेक्शन था, इसलिए सरकार खर्चा ही नहीं कर पाई, इन सब चीज़ों में खर्चा लगा हुआ था, अब एटलीस्ट वो नहीं है। दूसरी चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की, लार्ज कैप में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जब निफ्टी का खुद का वैल्यूएशन जो है वो कंफर्ट जोन में आ गया, लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गया, तो फिर लार्ज कैप में तो आपके पास अच्छा वैल्यूएशन है। क्रूड प्राइसेस, हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंटली क्रूड प्राइसेस 80 के नीचे, अब तुम 75 के भी नीचे आ गए हैं, क्रूड प्राइसेस 80 के नीचे हैं। एफआईआईज की सेलिंग जरूर रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज अभी भी एज इट इज़ है, वहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर्स ने पैनिक नहीं किया, तो ये एक हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ख़राब किया मार्केट में, आई थिंक सबसे ख़राब सेंटिमेंट है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई की सेलिंग। लगातार ताबड़तोड़ एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, और ना सिर्फ कैश में बल्कि एफएनओ में भी लगातार शॉर्टिंग उनकी चल रही है। और जो हमने बात की Q3 की जो अर्निंग्स डाउनग्रेड थी वो 4 साल में सबसे ख़राब रही, तो ये मार्केट के लिए ख़राब है। और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि अभी भी जो शेयर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो इस वजह से ये मार्केट में जो चीज़ हम कह रहे हैं कि क्या अच्छा क्या ख़राब, उसमें ख़राब में आ गया। ये तराजू कंफ्यूज कर रहा है, तो ऐसे में फिर बाजार में करना क्या है? बाजार में करना क्या, 3-4 चीज़ें करनी है बाजार में, और 3-4 चीज़ें जो नहीं करनी है। हाँ। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं ये खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो एटलीस्ट मैं करने वाला हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे। लेकिन यहाँ से लेकर निफ्टी में अब हर 200 पॉइंट की गिरावट में निफ्टी ETF ऐड करना हो, कुछ तो अभी करना चाहिए वैसे। और जो मैंने कहा था, अगर 22,000 आ गया तो सीधा 10 महीने का डालने वाला टाइम आएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये एक इंडेक्स है जिस पर मैं खुद सबसे ज़्यादा वो लमसम इन्वेस्टिंग करता हूँ जब मार्केट गिरता है, तो जिसको हम पहले निफ्टी जूनियर कहते थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो ज़्यादा गिरा है, उसका चार्ट भी दिखा दीजिए एक बार, अगर 6 महीने का दिखा देंगे तो। हाँ, और नॉर्मली ये आशीष जब भी गिरता है ना, जितना गिरता है उससे फास्ट इसमें बाउंस आता है। ये इंडेक्स क्या होता है, इसमें जो निफ्टी से स्टॉक्स निकाल के जब अंडर परफॉर्मेंस के बाद डाल दिए जाते हैं, और जब सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं वो बाद में निफ्टी में डाल दिए जाते हैं। तो ये एज अ पॉलिसी ना, ये इंडेक्स हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड में निफ्टी का आउट परफॉर्म करता है हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। हमने लगातार एक बात कही है कि कई जगह आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ट्रस्ट में, अगर आपने वो समय नहीं पिया होता तो वहाँ से भी आप 30% और नीचे हुए होंगे। स्विगी एक एग्जांपल था। तो अब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाए। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बुल मार्केट में कई IPOs आए थे, उनकी कई मैनेजमेंट्स आई थी, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा सर आँखों पर रखा था, उनमें से काफ़ी लोग अब आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। और वो IPO के प्राइसेस, वो जो लिस्टिंग डे के प्राइसेस तो भूल जाइए, उनमें से कई तो अब अपने इशू प्राइस पे भी नहीं आएंगे। फैंसी शेयरों में बच कर रहें, चाहे वो 40 से 60% गिरे हों। और मैं एक चीज़ देख रहा था, एक तो अर्निंग और कैश फ्लो। आई थिंक सबसे एक राकेश झुनझुनवाला जी का वीडियो वायरल हो रहा था, वो हमेशा उन स्टॉक पे फोकस करते थे जहाँ अर्निंग्स और कैश फ्लो, उन पर ही फोकस करें। ख़राब शेयरों में ना आपका भाव नहीं आएगा वापस, मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, कई शेयर में आपका भाव वापस नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और मैं कई जगह ये देख रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि लोग कि यार अब तो मैं क्या ही बेचूँ, इतना गिर गया अब तो मैं क्या ही बेचूँ। ये जो फिलॉसफी है ना कि इतना गिर गया इसमें मैं क्या ही बेचूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान इसने किया। क्योंकि अगर वो गिर रहा है तो मार्केट आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, जिस तरीके से वो गिर रहा है मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है। कुछ एवरेशंस होते हैं, कई बार एवरेशंस होते हैं, कोविड के टाइम पे एक एवरेशन था जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एक अलग मैक्रो इवेंट था इसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज अगर स्टॉक 6-7 महीने में इस तरीके से गिरते हैं तो वो आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस मार्केट में सभी कुछ गिर रहा है, कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स भी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस मार्केट में, अशोक लेलैंड भी इस मार्केट में, TVS मोटर भी इस मार्केट में, ऐसे कई स्टॉक्स हैं। तो इस बाजार को ना, जिसमें कहता हूँ एक सागर मंथन जो होता है ना, सागर मंथन चल रहा है। अब एक पहले तो विष पीना पड़ेगा, अमृत अगर चाहिए तो पहले विष पीना पड़ेगा। ये मेरा व्यू होगा इस समय मार्केट में करना क्या उसको लेकर। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। ये रखिए अप्रोच, निफ्टी ETF
इन लेवल्स पे हर 200 पॉइंट की गिरावट पे एक्यूमुलेट करने के मौके। निफ्टी नेक्स्ट 50 उसको रखिए रडार पे, उसमें भी पैसे डालने के बढ़िया मौके बनते हुए। बहुत सिलेक्टिव रहे मिड कैप स्मॉल कैप्स की यूनिवर्स में, फैंसी स्टोरीज से बचिए और उन कंपनीज जहां पे अर्निंग्स और कैश फ्लो का दमखम नजर आता है उन्हीं पे इस समय कन्विक्शन रखिए। बढ़िया है भाई साहब। आइए अब जरा ग्लोब के समीकरण और उसके बाद ट्रेड सेटअप और फिर समझेंगे कैसे आज निफ्टी बैंक को नेविगेट करना है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बिल्कुल फ्लैट, कहने के लिए लाल में लेकिन फ्लैट कही, 19-20 पॉइंट हल्के दबाव के साथ शुरुआत करने की इंडिकेशंस इस समय। जो हमारे एशियन पियर्स हैं, ठीक है, मिला जुला कामकाज है। ज्यादातर मार्केट सुबह अगर 7 बजे लाल में थे तो वो भी उभर के अब इन ग्रीन ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ग्लोब तो ठीक ही है, मतलब एशियन पियर्स लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। फ्लिप करिएगा ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस के, बिल्कुल मिले जुले। डाउ अगर 1/3% गिरा था तो नैस्डैक 1/3% खड़ा हुआ था। और हैंडओवर तबरब की पहली प्लेट हमने, क्योंकि डाउ गिर गया था, डाउ देखेंगे तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा दबाव बचाना है, नैस्डैक देखेंगे तो लगेगा थोड़ा सा गेंस बचाने हैं। तो मिला जुला हैंडओवर था, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा सदा हुआ आपको शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। ग्लोब में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड में खड़ा है। आज मंडे को यूएस के मार्केट छुट्टी मना रहे होंगे वॉशिंगटन बर्थडे के चलते, कई लोग इसे प्रेसिडेंट्स डे कहते हैं। तो आज वहां पे मार्केट्स खुलेंगे नहीं। जो फ्राइडे को सेशन हुआ था मिला जुला मैं आपको दिखा चुका हूं। पिछला हफ्ता लेकिन यूएस के लिए बढ़िया रहा, वो तो हमने देखा भी, ग्लोब आउट परफॉर्म कर रहा है, अपन ही पिट रहे हैं। तो पिछला हफ्ता सारे बेंचमार्क्स, डाउ आधे % से ज्यादा, S&P 1.5% से ज्यादा, नैस्डैक 2.5% से ज्यादा वीक ऑन वीक उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। 2 रीजन थे। एक तो ट्रम्प साहब की टैरिफ्स को लेकर अनसर्टेनिटी रिड्यूस हुई थी। आपको याद होगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स के लिए उन्होंने कह दिया था अभी स्टडीज, 1 अप्रैल के बाद इंप्लीमेंटेशन। बाजार में पहला उत्साह वहां से आया था। दूसरा था इन्फ्लेशन का प्रिंट। पहले सीपीआई नंबर्स आए तो कंसर्न्स थे, होलसेल यानी कि पीपीआई नंबर्स आए, मंथ ऑन मंथ ठंडे पड़े 0.5 से 0.4, कॉन्फिडेंस बढ़ा स्ट्रीट का। और अब कहा जा रहा है कि सीपीआई नंबर्स में भी अगर उसमें, क्योंकि फेड क्या देखता है, ना पीपीआई ना सीपीआई, कहा जाता है वो देखता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीपीआई का एक अंश पीसीई जो इस महीने के एंड में आएगा। सीपीआई के नंबर्स से अगर डिराइव करने की कोशिश करें तो इंटरनल्स कहते हैं कि पीसीई थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये रीजन थे यूएस के पिछले हफ्ते बढ़िया करने के। जो डेटा आने थे, रिटेल सेल्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर था, लेकिन आईआईपी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नंबर्स अच्छे आए। मिला जुला प्रिंट था नंबर्स पे, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं था, इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इस पे उतरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स, ये इंटरेस्टिंग है। रशिया यूक्रेन को लेकर डेवलपमेंट से कहते हैं सीनियर ऑफिशियल्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कह रहे हैं कि हम लोग पीस टॉक्स रशिया और यूक्रेन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स होंगे। दूसरी तरफ दूसरा सरदर्द कौन सा जियोपॉलिटिक्स का था, वो था इजराइल और हमास का। वहां पे सीज फायर चल रहा है और सीज फायर में हमास ने कुछ लोगों को छोड़ा और इजराइल ने भी कुछ बंदियों को छोड़ा, तो वो सीज फायर भी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। हाँ, टैरिफ रिलेटेड अपडेट्स वो इंपॉर्टेंट हैं। ट्रम्प साहब ने फ्राइडे को ओवल ऑफिस माने कि उनके कार्यालय में कहा प्रेस रिपोर्टर्स को कि मैं 2 अप्रैल से ऑटोमोबाइल्स पे भी टैरिफ लगाने जा रहा हूं। पर 2 अप्रैल से तो रेसिप्रोकल टैरिफ वैसे ही लगने वाले हैं, पर उन्होंने ऑटोमोबाइल्स को स्पेसिफाई करते हुए धमकी दी। हाँ, इस बीच एक डेवलपमेंट जरूर है। हिंदुस्तान धीरे धीरे क्या है, ट्रम्प साहब के लिए हम स्टेप्स उठा रहे हैं। बजट से लेकर टेनेसी विस्की तक हमने स्टेप्स उठा लिए। हमने बोरबॉन विस्कीज पे टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए भाई, 150% वाले 100% कर दिए। बोरबॉन मतलब जो यूएस में मैन्युफैक्चर होती हैं दारू, वो तो हम कर तो रहे हैं धीरे धीरे स्टेप्स। देखते हैं 2 अप्रैल तक कितनी गाज हम पे भी गिरती है। पर ये है ग्लोब के सारे समीकरण। आज सुबह जापान का जीडीपी नंबर आया, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, वो 0.7% का जंप दिखा रहा है। तो ये सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। ग्लोब ठीक है, मिला जुला सा कामकाज हुआ। पिछला हफ्ता अच्छा मोमेंटम था। ग्लोब बस अपनी इतनी मदद करता है कि अपन खुलते पहला टिक उस तरफ जाता है, उसके बाद तो अपनी कहानी अपनी है।